चलिए आज एनसीईआरटी भूगोल के पहले और सबसे अहम चैप्टर संसाधन पर एक नज़र डालते हैं। चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या किसी भी स्टेट पीएससी की, ये चैप्टर पूरी ज्योग्राफी की बुनियाद है। तो आइए इसे परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन आखिर है क्या, फिर इसके अलग अलग प्रकार देखेंगे। इसके बाद प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और आखिर में संरक्षण और सबसे जरूरी सतत पोषणीय विकास पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही तेज और असरदार रिवीजन होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये संसाधन होता क्या है? इसका पूरा का पूरा आइडिया एक शब्द से शुरू होता है, उपयोगिता, और मूल्य तक जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास जो पानी है, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? कभी सोचा इस बारे में? इसका जवाब मोना और राजू की इस छोटी सी कहानी में छिपा है। उन्होंने ये महसूस किया कि पानी हो, किताब हो या खाना, इन सब में एक चीज तो पक्की है, और वो है इनकी उपयोगिता, यानी यूटिलिटी। यही वो पहली सीढ़ी है जो किसी भी चीज को एक संसाधन बनाती है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत सीधी है। कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल किसी जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकता है, वो एक संसाधन है। बस अगर उसकी कोई यूटिलिटी है, कोई प्रयोज्यता है, तो वो एक रिसोर्स है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हर संसाधन का कोई आर्थिक मूल्य, कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धातुओं की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर किसी खूबसूरत पहाड़ के नज़ारे की कोई सीधी सीधी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है। दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों ही इंसानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि संसाधन क्या है, तो जाहिर है अगला कदम होगा इन्हें ठीक से समझना, और उसके लिए इन्हें क्लासिफाई करना जरूरी है। और ये वर्गीकरण वाला हिस्सा परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो मोटे तौर पर संसाधनों को 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जाता है। प्राकृतिक, यानी जो नेचर से मिलते हैं, मानव निर्मित, जो इंसान बनाते हैं, और हाँ, खुद मानव भी एक संसाधन है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर। इन्हें भी हम आगे विकास के लेवल पर उनके ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बांट सकते हैं। प्रीलिम्स में ना अक्सर इन्हीं क्लासिफिकेशन से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, वास्तविक और संभाव्य में क्या फर्क है। वास्तविक यानी एक्चुअल रिसोर्स, वो हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और हम आज उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जर्मनी का कोयला। दूसरी तरफ संभाव्य यानी पोटेंशियल रिसोर्स वो हैं जो मौजूद तो हैं, पर शायद आज की टेक्नोलॉजी से हम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लद्दाख में मिला यूरेनियम। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी संभावना है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी क्लासिफिकेशन पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये जल्दी से फिर से बन जाते हैं, ये लगभग असीमित हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। और ये देखिए, ये एक बेहतरीन मिसाल है। तमिलनाडु और गुजरात में लगी ये पवन चक्कियां, ये दिखाती हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कभी न खत्म होने वाले नवीकरणीय संसाधन का फायदा उठा सकते हैं। और आखिर में एक क्लासिफिकेशन उनके वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी है। कुछ संसाधन सर्वव्यापक हैं, मतलब हर जगह मिलते हैं, जैसे हवा, और कुछ स्थानिक होते हैं जो खास जगहों पर ही मिलते हैं, जैसे तांबा या लोहा। और संसाधनों का यही जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड को तय करता है। अच्छा, तो प्राकृतिक संसाधनों की बात तो हो गई, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार कौन है? वो है हम, इंसान, जो न सिर्फ संसाधन बनाते हैं, बल्कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ा संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन तो समझना बहुत आसान है। जब हम किसी प्राकृतिक पदार्थ जैसे लौह अयस्क का ओरिजिनल फॉर्म बदलकर उससे पुल, सड़क या मशीनें बनाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी जिसके दम पर ये सब होता है, वो खुद भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है।
और फिर आता है सबसे बड़ा संसाधन, इंसान खुद। लोगों का ज्ञान, उनकी स्किल ही किसी भी प्राकृतिक चीज को एक उपयोगी संसाधन बना सकती है। इसीलिए तो किसी भी देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही चीजें मानव को एक बहुमूल्य संसाधन में बदलती हैं। तो जब इतने सारे संसाधन हैं और उनका इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि इनका मैनेजमेंट और इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संसाधनों के संरक्षण का। संरक्षण का मतलब बहुत सीधा है, रिसोर्सेज को ध्यान से इस्तेमाल करना और उन्हें दोबारा बनने या रिन्यू होने का वक्त देना। ये कुछ और नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत ही समझदारी भरी प्लानिंग है। और संरक्षण की यही सोच हमें इस चैप्टर के सबसे जरूरी और निर्णायक कॉन्सेप्ट तक ले आती है, सतत पोषणीय विकास। याद रखिए, ये मेंस परीक्षा का एक हॉट टॉपिक है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ये सोच का एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। चलिए, इसकी परिभाषा पर एक गहरी नजर डालते हैं, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है एक संतुलन, एक ऐसा बैलेंस बनाना जिसमें हम अपनी आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता न करें। ये आज और कल के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। और इस बैलेंस को हासिल करने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। जीवन के हर रूप का सम्मान करना, धरती की विविधता को बचाना और नेचुरल रिसोर्सेज के नुकसान को कम से कम करना। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक एक्शन प्लान की तरह है। और इससे हम सब की एक जिम्मेदारी तय होती है, एक कर्तव्य बनता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग सस्टेनेबल तरीके से हो। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है और एक सामूहिक जिम्मेदारी भी। और अंत में इस पूरी चर्चा को हम इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ये एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो लोक सेवा में आने वाले हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पर बात करते हैं। वो सवाल जो हमारे चारों तरफ की हर चीज से जुड़ा है। आखिर ये संसाधन होता क्या है? तैयार हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए। पानी जो हम पीते हैं, किताबें जो हम पढ़ते हैं, और हाँ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत गहरी बात कॉमन है। ये सभी किसी न किसी तरह से हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। और यहीं से असली सवाल उठता है, आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी वस्तु को हमारे लिए उपयोगी या कह लें कि मूल्यवान बना देती है? आज की हमारी सारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इसका सबसे सीधा साधा जवाब है कोई भी चीज, कोई भी जिसकी उपयोगिता हो, मतलब जो हमारे किसी काम आ सके, हमारी किसी जरूरत को पूरा कर दे, बस वही एक संसाधन है। अब ये बात बहुत मजेदार है कि मूल्य का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कुछ संसाधनों का हाँ आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना या पेट्रोल। लेकिन जरा सोचिए, किसी खूबसूरत पहाड़ को देखने से जो शांति मिलती है, क्या उसकी कोई कीमत लगा सकते हैं? नहीं, पर वो भी एक अनमोल संसाधन है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर इन्हें 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। तो ये 3 तरह के कौन कौन से हैं? पहले तो हैं प्राकृतिक, मतलब जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं। दूसरे हैं मानव निर्मित, जिन्हें इंसान अपनी सूझबूझ से बनाता है। और तीसरे, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है हम खुद, यानी मानव संसाधन। चलिए सबसे पहली और सबसे बेसिक कैटेगरी से शुरू करते हैं। वो संसाधन जो हमें कुदरत ने दिए हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों का पानी, हमारी मिट्टी, जमीन के नीचे दबे खनिज, ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। हम इन्हें सीधे प्रकृति से लेते हैं और ज्यादातर बिना किसी बड़े बदलाव के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सारे प्राकृतिक संसाधन एक जैसे नहीं होते। इन्हें 2 बहुत जरूरी हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है नवीकरणीय, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, जो बहुत जल्दी वापस बन जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है अनवीकरणीय, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जिनका भंडार लिमिटेड है और जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।
और ये जो मैप है ये कितनी साफ साफ दिखाता है कि ये संसाधन पूरी धरती पर बराबर नहीं बटे हैं। ये जो असमान वितरण है यही तो तय करता है कि बड़े बड़े शहर कहाँ बसेंगे, व्यापार के रास्ते क्या होंगे, और कई बार तो देशों के रिश्ते भी इसी पर टिके होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंसानों की, कि इस पूरी कहानी में इंसान कहाँ है। सिर्फ एक यूजर की तरह नहीं, बल्कि खुद एक संसाधन के रूप में। जरा सोचिए, जमीन से निकला लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है ना? लेकिन उस लोहे से बनी एक कार क्या है? वो है एक मानव निर्मित संसाधन। मतलब जब लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके प्राकृतिक चीजों को पुल, सड़क या तकनीक जैसी नई चीजों में बदल देते हैं तो वे मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बढ़कर लोग खुद एक सबसे शक्तिशाली संसाधन है। किसी भी देश की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि उसके लोग होते हैं। उनका ज्ञान, उनकी स्किल्स, उनकी रचनात्मकता, इसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। और जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके इन स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं तो उसे मानव संसाधन विकास कहा जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर, हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती, विकास की जरूरत और प्रकृति के संतुलन के बीच का संघर्ष। ये सोचने में भी कितना डरावना लगता है ना। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो नवीकरणीय संसाधन भी कम पड़ सकते हैं, और अननवीकरणीय तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। कभी कभी शब्द नहीं, नंबर्स कहानी कहते हैं। ये टेबल देखिए, ये हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखा रही है। देखिए कैसे भूजल, जिसे हम कभी न खत्म होने वाला मानते थे, अब कितनी तेजी से घट रहा है। ये एक अलार्म है। पर दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल, ये एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। तो फिर इस चैलेंज से निपटे कैसे? पहला तरीका है संसाधन संरक्षण। इसका मतलब बहुत सीधा है, संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करना। इससे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। हमें प्रकृति को भी वक्त देना होगा ताकि वो अपने खजाने को फिर से भर सके। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा आइडिया है सतत विकास। ये सिर्फ बचत करने के बारे में नहीं है, ये एक बैलेंस बनाने के बारे में है कि हम अपनी आज की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करें कि आने वाली पीढ़ियों के हक को न मारें। ये पक्का करना कि हमारे बाद जो आएंगे उन्हें भी एक सेहतमंद ग्रह मिले। तो अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ चलते हैं। और ये सिर्फ कुछ नियम कानून की बात नहीं है, ये नज़रिया बदलने की बात है। हमें प्रकृति के मालिक से उसका रखवाला बनना होगा। तो एक स्थायी भविष्य का रास्ता कैसा होगा? ये 3 सिद्धांत हैं जो हमें राह दिखा सकते हैं। पहला, हमें ये पक्का करना होगा कि नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल टिकाऊ हो। दूसरा, हमें इस धरती पर मौजूद जीवन की अद्भुत विविधता को बचाना होगा। और तीसरा, हमें अपने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे हर हाल में कम से कम करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें हर कोई अपना हिस्सा डाल सकता है, अपनी ज़रूरतें कम करके, चीज़ों को रिसाइकिल करके और चीज़ों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करके। ये छोटे छोटे कदम जब सब मिलकर उठाते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे ग्रह का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कैसे बनाए रखते हैं जो नेचर ने हमें दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस भविष्य को बनाने में हम में से हर एक की क्या भूमिका हो सकती है।